Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 5 of class 9 fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Cell. Cell, this is the fundamental unit of life because everything which we do with the जो भी हम कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे हैं? With the help of cell. That is the reason कि cell this is known as the fundamental unit of life. And what is the definition of cell? सेल की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम सेल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल, कि सेल किससे मिलकर बनी है, द मेन थिंग विच इज प्रेजेंट इनटू द सेल, कौन सी जो चीजें हैं जिनसे मिलकर एक सेल बनी है. नाउ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड द सेल ऑर्गेनेल्स, कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट, all living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. कि what is the fundamental unit of life? The fundamental unit of life is cell. तो all living organisms, जितनी भी living things की हम बात कर रहे हैं, तो all living organisms are made up of cell. किससे मिलकर बने हैं? Cell से. So all living organisms are made up of cell. Okay. Now the cell is a Latin word, a little room. What is the cell? What is the meaning of cell? तो अगर हम cell के बारे में अगर हम लैटिन लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं तो जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं? अ लिटिल रूम. जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि जो सेल को हमने ऑब्जर्व किया था, किसमें किया था? एक हनी के हेल्थ के अंदर हमने उसको ऑब्जर्व किया था. तो जब हमने उसको ऑब्जर्व किया था तो वो इस तरीके से हमें उसमें क्या दिखे थे? चैम्बर्स दिखे थे. ठीक है. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था. तो हम क्या कह रहे हैं? सेल को क्या कह रहे हैं? अ लिटिल रूम. इसको हम क्या कह रहे हैं? एक लिटिल रूम की जैसे है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके. नाउ द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉर्क. तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक. सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. और उन्होंने उसे क्या नाम दिया था? अ लिटिल रूम. क्या कहा था उन्होंने उसे? लिटिल रूम. और किसके अंदर सबसे पहले उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था? किसमें किया था? कॉर्क सेल. किसमें किया था? कॉर्क में. एंड व्हाट इज द कॉर्क? द बार्क ऑफ अ ट्री. तो कॉर्क सेल क्या होती है? कॉर्क क्या होता है? दिस इज अ बार्क ऑफ द ट्री. ये क्या है? बार्क ऑफ द ट्री. दिस इज द डेड सेल. कॉर्क कैसी होती है? डेड सेल है, बार्क ऑफ द ट्री है. नाउ रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब. जब उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उन्हें ये जो सेल का स्ट्रक्चर है किसके जैसा लगा था? सेल का स्ट्रक्चर उन्हें किसकी जैसे लगा था? हनी कॉम्ब की जैसे. कि मतलब अगर हम हनी बी का हल्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई देंगे. तो दिस इज अ look like a honeycomb. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology as a cell biology. कि अभी जो अभी लेटेस्ट टाइम में हम जब सेल की स्टडी करते हैं, जो सेल की स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी के अंदर किससे डिनोट करते हैं? दिस इज द सेल बायोलॉजी. कि जब हम सेल के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो सेल के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं दिस इज नोन एज द सेल बायोलॉजी. तो किसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं सेल की? सेल बायोलॉजी में. तो जब हम इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं बट कौन किसके अंदर? सेल बायोलॉजी.
ओके, तो ये नोन है कि अगर हम कहें कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, सेल के बारे में स्टडी कर रहे हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट eyepiece, objective lens and condenser to observe a cell after putting a drops of safranin। कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे मिलकर बना है, आईपीस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से एंड द कंडेंसर की टू ऑब्जर्व, कि आईपीस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ अब इसके अंदर जब हम सेल को रखते हैं, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, स्टेन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जब हम किसी सेल की सेक्शन कटिंग करी, सेक्शन कटिंग करने के बाद जब हम उस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, तो वो हमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से पहले हमें उसे क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, स्टेन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और स्टेन प्रोवाइड कराने का इट मींस हम उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमें वो इजीली क्या हो सकती है, विजिबल हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सैफ्रेनिन यूज करते हैं फॉर द प्लांट सेल। अगर हम किसी सेल को सैफ्रेनिन से स्टेन कर रहे हैं, तो इट मींस हम कौन सी सेल को सैफ्रेनिन से स्टेन कर रहे हैं, दिस इज द प्लांट सेल। कौन सी सेल होगी, प्लांट सेल। एंड मिथाइलिन ब्लू, अगर हम किसी सेल को मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू से अगर उसे हम कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दिस सेल इज नोन एज द एनिमल सेल। तो ये कौन सी सेल होगी, एनिमल सेल। तो इट मींस एनिमल सेल इज स्टेन्ड बाय द मिथाइलिन ब्लू एंड द सैफ्रेनिन से जो हम स्टेन करेंगे, दिस इज द प्लांट सेल। क्लियर कि सैफ्रेनिन से हम किसको स्टेन कर रहे हैं, प्लांट सेल से, मिथाइल ब्लू से हम किसको स्टेन कर रहे हैं, एनिमल सेल से। The scientist Leeuwenhoek saw free living cells in the pond water for the first time। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। कहाँ ऑब्जर्व किया था उन्होंने, पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया था। एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Leeuwenhoek is known as the father of microbiology. Who is known as the father of microbiology? Leeuwenhoek is known as the father of microbiology. The scientist Robert Brown discovered the nucleus in the cell. अब next scientist कौन से हैं, सबसे पहले the first scientist who discovered the cell, Robert Hooke. Who discovered the cell, Robert Hooke. Now the next question is, who discovered the nucleus in the cell? Who discovered nucleus in the cell, Robert Brown. So what is the answer, Robert Brown. So Robert Brown discovered the nucleus in the cell. Now the cell theory states that all the plants and animals are composed of cell. It was proposed by the Sheldon and Schwann. The next scientist is the Sheldon and Schwann. उन्होंने क्या दी थी, उन्होंने they give the cell theory. Who gave the cell theory, Sheldon and Schwann. These are the very small, very short question answers. Who discovered the cell, who discovered the nucleus and who gave the cell theory. तो cell theory किसने दी थी, Sheldon and Schwann ने. What is the cell theory, उन्होंने क्या कहा था, all the plants and animal cells are composed of cell, कि जो all plants और animal cells हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से। एंड जो सेल है वो कैसी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। क्लियर। नाउ द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द विर्चॉफ एंड by the suggested that all cells are arises from the pre-existing cell। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड श्वान ने। उसके बाद सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था, किसने एक्सपेंड किया था,
दिस इज द विर्चॉफ. कौन से साइंटिस्ट थे? विर्चॉफ थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया था. और उन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. सभी सेल किससे मिलकर बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट सेल. ये हमारी क्या है? फर्स्ट सेल है. आफ्टर दैट ये डिवाइड होकर क्या करेगी? टू न्यू सेल्स का क्या करेगी? फॉर्म करेगी. तो ये जो टू न्यू सेल्स है, दीज आर द टू न्यू सेल्स. तो ये किससे मिलकर बनी है? पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही तो टू न्यू सेल्स बनी है. तो इट मीन्स दिस इज द सेल थ्योरी. जो न्यू सेल्स है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो न्यू सेल किससे मिलकर बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. तो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दिस इज द सेल थ्योरी. हु गेव द सेल थ्योरी? चिल्ड्रन एंड श्वान. एंड इसको आगे किसने एक्सपेंड किया था? विर्चॉफ ने. Now, the next, the cell differ in size and shape and structure. जो सेल है वो साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में अलग अलग होती है. चाहे आप रेड ब्लड सेल ले लो, चाहे नर्व सेल ले लो, चाहे एग सेल ले लो, चाहे स्पर्म सेल ले लो. सभी सेल का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है और स्ट्रक्चर भी क्या होता है? अलग होता है. जैसे आप ओनियन सेल ले लो, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ovum, sperm, etc. These are the types of cells which have different shape, size and structure. Now, each kind of cell performs a specific function. Every cell perform a specific function. सब cell एक specific function perform करेगी. If we talk about the sperm cell perform a specific function. Smooth muscle cell, nerve cell, every cell perform a specific function. सब cell एक specific function perform करती है. Now, a single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. अगर हम there are two types of organisms, यहाँ पर हम two types of organisms के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. The first is unicellular organism and the second is multicellular organism. तो जो unicellular organism है, they are made up of a single cell. A single cell may constitute a whole organism. अगर एक single cell पूरे organism को बना रही है तो this is the unicellular. एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. ओके, तो ये हम क्या कहेंगे? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब सिंगल. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मतलब कि वो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर ही बने हैं. नाउ whereas multicellular organisms, human beings division of labor is seen. जो multicellular organism है, multi मतलब बहुत सारे, more than. तो multicellular organism it means कि some organism which consist more than one cell. जो organism एक से ज्यादा सेल से बने हैं तो they are known as the multicellular organism. Okay, उसमें आपके human beings आ जाएंगे. And the one more important thing, division of labor is seen into the multicellular organism. Division of labor is not seen into the unicellular organism. क्यों नहीं हम उसमें विजिबल कर सकते? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. वो किससे मिलकर बने हैं? सिंगल सेल से. तो दैट इज द रीजन कि जो यूनिसेल्युलर है उसमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं मिलेगा, जबकि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें लेबर ऑफ डिवीजन विजिबल होगा. नाउ द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अगर हम सेल की बात करें तो सेल किससे मिलकर बनी है? द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. कि जो थ्री मेन कंपोनेंट है ऑफ अ सेल. अगर सिंपल क्वेश्चन है, सेल इज कंसिस्ट ऑफ, सेल किससे मिलकर बनी है? तो द थ्री मेन थिंग्स, वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड इज साइटोप्लाज्म.
नाउ द फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो क्या प्रेजेंट है उसमें? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, द आउटर लेयर ऑफ द सेल, कि ये हमारी एक सेल है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this is the which is fill into the cell, this is known as the cytoplasm, and the center point, this is known as the nucleus. Okay, so these are the three main components. Kushal, stand up. Who discovered the cell? Who discovered cell? Yes, Sunil. Robert Hooke. Who discovered the cell? Robert Hooke. Sit down, Sunil. Now, plasma membrane, it is the outermost covering of the cell. Plasma membrane क्या है? Outermost covering of the cell. It is called as the selectively permeable membrane. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द outermost layer of the cell and it is known as the selectively permeable membrane. Why it is known as the selectively permeable membrane? What is the meaning of selectively permeable membrane? क्या है? It because it prevents movement of some material. ये क्या करती है? Selectively permeable membrane, it means ये selectively materials को ही पास आउट होने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करती है? selectively materials ही हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं। सभी मटेरियल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होने देती। सेलेक्टिवली मटेरियल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करती है? पास आउट करती है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये किसमें हेल्प करती है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन। What is diffusion? What is the meaning of diffusion? The movement of substance from high concentration to low concentration, this is known as the diffusion. This is the diagram. ये diagram ये show कर रहा है। यहाँ पर देखो, these are the two cells. ठीक है, यहाँ पर ये एक cell है, this is the selectively membrane. ये क्या है? हमारी selectively membrane है, plasma membrane है। Now यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स की जो अगर हम यहाँ पर देखें क्वांटिटी कहाँ ज्यादा है? इस साइड में ज्यादा है। ग्रीन कलर के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कहाँ है? यहाँ ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई ग्रीन कलर के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट थे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सारे ब्लू हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ है? ब्लू हैं, और यहाँ पर ग्रीन कलर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब धीरे धीरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके थ्रू क्या हुआ? डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर हुआ, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से जहां पर ग्रीन कलर के पार्टिकल्स की कंसिस्टेंसी ज्यादा थी वो अब किधर शिफ्ट हो गए? ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो गए। इट मीन्स कि जब पहले यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट डायग्राम है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज द सेकेंड डायग्राम। ठीक है, नाउ फर्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि यहाँ पर ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ यहाँ पर ब्लू कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ग्रीन कलर के पार्टिकल्स नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अकर हुआ? डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर हुआ। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ चले गए? ब्लू कलर के पार्टिकल्स में। अब ये जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर देखो,
सब तरफ ग्रीन और ब्लू कलर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पार्टिकल्स को क्या कर दिया, अपने में से पास आउट होने दिया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पार्टिकल्स को क्या हो गया, अपने में से पास आउट होने दिया। तो दिस मीन्स कि जो और मटेरियल है वो कहाँ मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। सिमिलर अगर हम यहाँ पर ऑस्मोसिस की बात करें तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, अब ये ध्यान रखना कि डिफ्यूजन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन में किसका एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो दीज आर द गैसेस जो कहाँ मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। नाउ ऑस्मोसिस में क्या होगा, किसका ट्रांसफर होगा, वाटर का, कि पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में किसका एक्सचेंज होगा, गैसेस का, और यहाँ पर ऑस्मोसिस में किसका एक्सचेंज होगा, वाटर का। कहां से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नाउ ये देखो यहाँ पर ये ऑस्मोसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द रेजिन्स, जिसे हमने कहां पर रखा है, वाटर के अंदर रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो कहाँ मूव कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो रेजिन्स पहले हमने रखी हुई थी वो कैसी थी, श्रिंक थी, एकदम श्रिंक थी रेजिन्स, बिल्कुल कुछ भी वो स्वेल नहीं थी, फूली भी नहीं थी। जब इसको हमने वाटर के अंदर रखा तो आफ्टर दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया, वाटर क्या कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर रहा है। तो वाटर की कंसंट्रेशन अभी कहाँ ज्यादा है, बाउल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो रेजिन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, जो आउटर मीडियम है, यहाँ पर जो ये आउटर मीडियम है यहाँ से किसके अंदर मूव कर रहा है, रेजिन्स के अंदर मूव कर रहा है। तो उस जो वाटर रेजिन्स के अंदर मूव करेगा तो रेजिन्स कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द ऑस्मोसिस। इसके थ्रू क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नाउ the cell gain water if the medium surrounding of the cell has a higher water concentration. This is known as the hypotonic solution. Clear कि यहाँ पर क्या है कि जो सेल है वो क्या कर रही है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, this is known as the hypotonic solution. कि यहाँ पर देखो, this is the cell, सेल के बाहर का जो मीडियम है, इट मीन्स दिस इज द वाटर। तो यहाँ पर क्या है, हायर वाटर कंसंट्रेशन। वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दिस इज नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ the cell maintain the same water concentration as the cell isotonic solution, मतलब कि सेल के बाहर जो आउटर साइड है वहां पर और सेल के इनर साइड अगर वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल, जहां पर वाटर क्रॉस कर देगा दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शन में, कि ये एक मीडियम है, यहाँ पर ये सेल है, सेल के जो सेल में वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है और बाहर भी क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड में वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द isotonic solution. Now the third is the cell loses water if the medium has lower water concentration. This is known as the hypertonic solution. कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सेल में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और बाहर आउटसाइड द सेल वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, लो है। तो अब वाटर कहाँ मूव करेगा, यस आदित्य, वाटर कहाँ मूव करेगा, outside the cell. Why water move from outside the cell? Because the cell contains more than water than. Yes, because cell contain more than water from the surrounding. तो cell के अंदर क्या है, ज्यादा water की quantity है और cell से बाहर water की quantity कम है, और water always move from the high concentration to low concentration. तो इसमें क्या होगा, जब cell loses water, अब cell से क्या हो रहा है, water का loss हो रहा है. The cell loses water if the medium has lower water concentration. This type of solution is known as the hypertonic solution. Okay, clear? There are three types of solution. One is hypotonic solution. So what happen in the hypotonic solution, जो surrounding medium है वहां पर water concentration क्या होगी, ज्यादा होगी. Isotonic solution में water concentration both side क्या होगी, equal होगी. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी, सेल के बाहर क्या होगी, कम होगी. क्लियर? नाउ द सेल एनवेलप फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. जो सेल जब किसी फूड को एनवेलप करती है, दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. व्हेन सेल एनवेलप ऑफ फूड, कि क्या है कि जब सेल किसी फूड को एनवेलप करती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. ओके, एंड इजेक्ट सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. अगर वो किसी को इजेक्ट कर रही है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही है, दिस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस. अब इसके अंदर हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, अमीबा का. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम. इसके अंदर आप देखो, यहाँ पर दीज आर द पार्टिकल्स, ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं. अब इसमें सबसे पहले दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. जैसे ही फूड एंटर करा, फूड एंटर करके इसने क्या करा, उसके चारों ओर एक क्या बना ली, कवरिंग बना ली. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन ने चारों ओर उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया. कवर करने के बाद उसको यहाँ से वो क्या हो गया, कट करके फूड कहाँ आ गया, इनसाइड द सेल. फूड कहाँ पर आ गया, इनसाइड द सेल. अब जब ये फूड सेल के अंदर आ गया तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ. जितना हमें मटेरियल चाहिए था हमने ले लिया. आफ्टर दैट अब ये जो रिमेनिंग था एक्सक्रीटरी, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको हमने क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया सेल से बाहर. तो दिस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस. This is the process when cell envelop a food. This is the endocytosis, and when eject the food, this is the exocytosis. Okay, remaining हम हमारे next lecture में complete करेंगे. Thank you.